राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बहू ने सिखाया सासू माँ को सबक। अपनी माँ का हाल देखकर राजीव से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने पास में पड़ा डंडा उठाया और अपनी पत्नी को मारने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? अगर आज भी बहू मुझे हिम्मत नहीं देती तो तुम तो मेरी माँ को किसी दिन जान से मार ही देती। मेरी ही गलती है जब मैंने तुम्हें इतनी पनाह दी, लेकिन तुमने तो मेरी खामोशी का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा लिया। मैं जब से इस घर की सुख शांति के लिए ही चुप था, लेकिन बस अब और नहीं। कामिनी जी गिड़गिड़ाती हुई राजीव के पैरों में गिर गई। राजीव ने हाथ से डंडा फेंका और कामिनी जी का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें दरवाजे के बाहर कर दिया। सिया दौड़कर अंदर गई और अपनी दादी सास को पानी पिलाया। तब जाकर उन्हें कहीं होश आया। राजीव जी रोते हुए अपनी माँ के पैरों में बैठकर कहने लगे, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने पहले ही इतनी हिम्मत दिखाई होती तो आपको इतने सालों से जो दुख झेलना पड़ रहा है वो आपको नहीं झेलना पड़ता। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। और सिया और रोहित भी अपनी दादी सास ससुर को ऐसे देखकर रोने लगे थे। ना मेरे बच्चों मत रोवो। और दादी सास ने सिया और रोहित के आगे अपनी बाहें फैला दी। सिया और रोहित ने दादी को गले से लगा लिया। राजीव जी और दादी सास ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रख दिया। सिया राजवती जी के पोते की बहू है। रोहित और सिया की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। सिया एक पढ़ी लिखी गुणी संस्कारों वाली लड़की है। उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि गलत करने वालों से ज़्यादा गुनहगार गलत सहने वाला होता है। सिया तो अपने मायके में इसलिए ही मशहूर थी कि वो किसी के साथ अन्याय होता नहीं देख सकती थी। गली मोहल्ले में सब उसे धाकड़ गर्ल कहकर पुकारते थे, तो फिर वो अपनी ससुराल में कैसे कुछ गलत बर्दाश्त कर सकती थी। जब से वो ससुराल आई तो कुछ ही दिनों में उसने नोटिस किया कि उसकी सासू माँ का रवैया अपनी सास के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो तो उनसे ढंग से बात भी नहीं करती थी और उन्होंने अपनी सास की हालत नौकरों से एक बदतर कर रखी थी। सिया की सास एक घमंडी औरत है। वो अपने अमीर बाप की बिगड़ेल औलाद थी और सिया के ससुर जी थोड़े गरीब थे। बस इसी बात की दोष दिखाती थी। सिया ने जब ये बात रोहित को बताई तो वो बोला, सिया माँ से पंगा मत लो, इस घर में पहले से ही माँ की चलती है। पर रोहित ये तो गलत है। दादी माँ भी इस घर की सदस्य है। वो अब देखो उनकी उम्र भी हो गई है। उनको इस समय अपनों के साथ और प्यार की ज़रूरत है। आप अपनी माँ को समझने की बजाय आप उन्हीं का साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं अब दादी माँ के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। सासू माँ को इसकी सज़ा ज़रूर दिलाकर रहूँगी और मैं भी देखती हूँ दादी माँ के साथ अब कौन कैसे अन्याय करते हैं। फिर आप मुझसे अनावश्यक उपेक्षा न रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सिया रोहित से गुस्सा कर बोली। रोहित सिया को शांत करता हुआ बोला, सिया तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर तुम्हारे चुप रहने से घर में शांति बनी रहती है तो चुप रहने में क्या बुराई है? तो सिया गुस्से में बोली, रोहित ये बात तुम अपनी माँ को समझाओ, मुझे नहीं। लोग सच कहते हैं कि जो इंसान ज़्यादा झुकता है उसको इतना ही ज़्यादा झुकाया जाता है। लेकिन बस अब और नहीं। आपकी हिम्मत नहीं है ना अपनी माँ के विरुद्ध खड़े होने की तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। इतना कहकर सिया कमरे से बाहर आ गई। सिया की सास का व्यवहार अपनी सास के प्रति बहुत गलत था। सिया के ससुर भी ये सोचकर उन्हें कुछ नहीं बोलते थे कि कुछ बोला तो कामिनी जी पूरे घर में हंगामा कर देगी और राशन पानी लेकर तैयार हो जाएगी और आसपास के लोगों को तो दूसरों के घरों में लगी आग पर अपने हाथ सेकने में बड़ा मज़ा आता है। इसीलिए वो चाहकर भी कुछ ना कर पाते। सिया जब भी कुछ अच्छा बनाती तो कामिनी जी अपनी सास को देने से मना कर देती और उनके हाथ से छीन लेती।
लेकिन फिर भी सिया दोबारा छिपते छिपाते दादी माँ को वो खाना खिला ही देती थी। सिया की दादी सास उसे हमेशा कहती, मेरी बच्ची, तुम मेरे कारण अपनी गृहस्थी खराब मत कर। तेरी सास को पता चलेगा तो वो तेरे साथ भी ऐसा ही करेगी। तब सिया मुस्कुराते हुए दादी से कहती, दादी आप चिंता मत कीजिए, सासू माँ का पाला अब मुझसे पड़ा है। और दोनों कहकर मुस्कुरा देती। सिया हमेशा कोशिश करती है कि उनके लिए अलग से कुछ नरम बनाया जाए, क्योंकि बुढ़ापे के कारण दादी सास को रोटियां चबाने में तकलीफ़ होती थी। एक दिन सिया दादी माँ के लिए मूंग दाल का हलवा और ढोकला बना रही थी तो कामिनी जी से ये बर्दाश्त न हुआ और दादी माँ को यही खाता देख उन्हें उल्टा सीधा सुनाने लगी। महंगाई आसमान छू रही है और इस बुढ़िया का बुढ़ापे में अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं है और बहुरानी जी दोनों हाथों से लुटा रही है। उस दिन अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया था सासू माँ ने। बेचारी दादी माँ के खाते खाते आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने बीच में ही खाना छोड़ दिया। इस बात से उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई। वो सोचने लगी कि क्या अपने बेटे की कमाई में उनका इतना भी अधिकार नहीं है कि वो उस घर में 2 वक्त का खाना खा सके। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप भगवान से औलाद मांगते हैं? सोचकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। दादी माँ को रोता देख सिया से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, बस सासू माँ, बहुत हो गए आपकी मनमानी। वो अपने बेटे की कमाई खा रही है, आपकी या आपके घर वालों की नहीं। खबरदार, अगर दादी माँ को आपने एक और शब्द कहा तो। दादी माँ आप खाइए, मैं भी देखती हूँ आपको कौन रोकता है। सिया ने दादी माँ के आंसू पोंछे और उन्हें अपने हाथ से खिलाने लगी। सिया का इतना कहते ही कामिनी जी अनशन पर बैठ गई। कल की आई छोकरी मेरे विरुद्ध जाएगी, या तो मेरी बात माने, नहीं तो कहकर कामिनी जी खुद को कमरे में बंद कर लिया। सिया भी अपनी जिद पर अड़ गई और वही सासू माँ के कमरे के बाहर से ही चिल्ला कर बोली, आपको नहीं खाना मत खाइए, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, इसलिए जो कर रही हूँ वो मैं आगे भी करती रहूँगी। रोहित ने सिया को समझाना चाहा तो वे गुस्से में बोली, बस रोहित, आप बीच में मत आइए, वरना राजीव जी को आज अपनी बहू पर बहुत गर्व हो रहा था। वो सोचने लगे, चलो किसी में तो हिम्मत है इस घर में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कामिनी जी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। उन्हें भी इस उम्र में अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं होता था। वो अगर 2 मिनट भी अपनी माँ के पास बैठ जाते थे या उन्हें छिपते छिपाते कुछ खाने के लिए ला कर दे देते थे तो वो भी कामिनी जी से बर्दाश्त नहीं होता था। उन्होंने जब एक बार कामिनी जी से कहा कि कामिनी, तुम माँ से अच्छे से व्यवहार किया करो, तो कामिनी जी ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की और बोला कि आप सबको घरेलू हिंसा के केस में अंदर करवा दूंगी। इसलिए राजीव जी फिर कभी कामिनी जी के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। वो कहते हैं ना कि अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। राजीव जी ख्यालों से बाहर आए, सिया के सिर पर हाथ रखकर नम आंखों से बाहर निकल गए। किसी ने भी माँ को खाने के लिए नहीं पूछा। जब रात को पेट में चूहे दौड़े तो कामिनी जी आधी रात को छुपते छुपाते रसोई में गई और चुपचाप खाना खाने लगी। सिया दादी माँ के लिए पानी लेने आई थी तो उसने सब देख लिया था, पर वो कुछ नहीं बोली। उसे पता था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सिया के ससुर अपनी माँ के लिए एक दिन नई साड़ी लेकर आए। बरसों बाद उनमें कामिनी जी के खिलाफ जाने की हिम्मत आई थी। सिया बेटा, लो माँ को नहलाकर आज ये साड़ी पहना दो। माँ को ऐसी साड़ियाँ बहुत पसंद थी। कहते कहते राजीव जी की आंखें नम हो गई। सिया ने दादी माँ को गर्म पानी से नहलाकर वो नई साड़ी पहना दी। सर्दी का मौसम था तो दादी माँ को थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी, तो सिया ने उन्हें नहलाकर आंगन में धूप में बिठा दिया और फिर दादी माँ के लिए अदरक वाली चाय बनाने रसोई में चली गई। दादी माँ को नई साड़ी में देख कामिनी जी के तन बदन में आग लग गई।
कामिनी जी ने पास में पड़े डंडे से उन पर वार करने ही वाली थी कि सिया ने वहां आकर उसे थाम लिया और कामिनी जी को पीछे धकेल दिया। तो कामिनी जी ने सिया को डंडा उसके सिर में मारने की कोशिश की तो सिया ने डंडे को हाथ से पकड़ लिया और एक जोरदार तमाचा अपनी सास के गाल पर झड़ दिया। एक थप्पड़ से ही कामिनी जी सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी। खबरदार सासू माँ, जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं उन बहुओं में से नहीं हूँ जो चुपचाप सब सह जाऊंगी। वो गुस्से में अंदर गई और मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को आग लगाने लगी। सिया चुपचाप कामिनी जी का ये तमाशा देख रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि ये सासू माँ अपनी बात मनवाने का अपना पेतरा है। दादी माँ बोली, छोटी बहू रोक ले कामिनी को। सिया दादी माँ को संभालते हुए बोली, दादी माँ, लाइव शो देखने को मिल रहा है, आप बस एंजॉय कीजिए और चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सासू माँ गरजकर बरसने वालों में से नहीं है। दोनों कहकर मुस्कुराने लगी। हंसी की आवाज़ सुन कामिनी जी गुस्से में दंदनाती हुई आई और दादी माँ की चोटी पकड़कर उन्हें खींचने लगी। इतने में ससुर जी भी वहाँ आ गए। अपनी माँ को ऐसे देख उन्होंने पास में पड़ा डंडा उठाया और कामिनी जी को मारने लगे। राजीव जी का ये रूप देख कामिनी जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शायद सिया को देखकर ही उसके ससुर में इतनी हिम्मत आई थी अपनी माँ के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सके। कामिनी जी गिड़गिड़ाते हुए राजीव के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी, लेकिन राजीव ने उनकी एक न सुनी और हाथ पकड़कर कामिनी जी को खींचते हुए दरवाजे के बाहर कर दिया। सिया ने दौड़कर दादी माँ को पानी पिलाया, तब जाकर उन्हें कहीं होश आया। उस दिन राजीव जी अपनी माँ के गले लगकर खूब रोए और सिया को आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो बेटा, अगर तुम नहीं होती तो मैं ये सब नहीं कर पाता, मैंने ये हिम्मत पहले दिखाई होती। यह कहकर उनकी आंखें पानी से भर आई। दादी माँ ने रोहित और सिया को गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद कामिनी जी सिया को बाजार में दिखी तो वो पहचान नहीं पाई। कामिनी जी की हालत भिखारियों जैसी हो गई थी। सिया ने जब कामिनी जी से पूछा तो वो सिया के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो बहू, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। मैंने अपने मायके के पैसों के घमंड में अपने ससुराल वालों के साथ हमेशा बुरा किया है। माँ बाबूजी के जाने के बाद भाई भाभी ने मुझसे घर से निकाल दिया। सासू माँ की बात सुनकर सिया को अपनी सासू माँ पर तरस आ गया और उन्हें अपने साथ घर ले आई और सारी बात अपनी दादी माँ को सुनाई। कामिनी जी दादी माँ के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी तो दादी माँ को अपनी बहू पर तरस आ गया और उन्होंने अपनी बहू को माफ़ कर दिया। सिया ने अपनी सासू माँ के आंसू पोंछे और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, सासू माँ, ये घर आज भी आप ही का है, बस आपने ही इस घर को अपना घर नहीं समझा। कामिनी जी को भी अपनी गलती का पछतावा देखकर सब लोगों ने उन्हें माफ़ कर दिया और खुशी खुशी सब साथ रहने लगे। सिया को ये सब देखकर बहुत खुशी हुई कि सब लोग एक साथ बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।